चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के गद्य खंड के 12वां चैप्टर जिसका नाम है त्रिछ, जिसके लेखक है उदय प्रकाश जी, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर के सारांश पे एक वीडियो बन चुकी है, यदि नहीं देखे तो एक बार जाकर देखिए, क्योंकि जब तक आप वो चीजें नहीं देखेंगे ना तब तक इसके प्रश्न उत्तर पर थोड़ा सा आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ नहीं पाएंगे जल्दी। इसलिए जाकर एक बार क्या करें, उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिछ चैप्टर है उसके सिर्फ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आप पहले तो किताब खोलकर बैठ जाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन सामने रहेगी तो आपको भी बेटर से समझ में आएगी। देखो, पहला क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करना है। मतलब जो लेखक के पिताजी हैं उनका चरित्र जो है ना अपने शब्दों में आपको लिखना है, लेखक के पिताजी की। तो आप इतनी सी बातें लिखेंगे, लेखक के पिताजी की उम्र लगभग 55 साल है, वो गुमसुम रहते हैं, मतलब हमेशा शांत स्वभाव के आदमी है। मतलब लेखक के पिताजी की उम्र 55 साल की है, वो शांत स्वभाव के आदमी है, हमेशा चुप रहते हैं और गाँव समाज के लोग उनका बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और साथ में वो बहुत ज्यादा भाषाओं के जानकार है, मतलब सारी भाषाओं का लगभग जानकार है, जिसके कारण से गाँव के लोग और लेखक के जो भी परिवार है मतलब सब क्या करते हैं, उनके पिताजी मतलब लेखक के पिताजी का कद्र करते हैं, इज्जत करते हैं, बातों को मानते हैं, ठीक है। तो मतलब जो लेखक के पिताजी है उसका परिचय आपको अपने शब्दों में देना है। किन शब्दों में? अपने शब्दों में। तो लिखना इतना है कि लेखक के पिताजी का उम्र लगभग 55 वर्ष है और वो उस गांव के स्कूल के हेडमास्टर भी है और जो ग्राम बकेली है उसके प्रधान भी है, गांव के क्या है, एक प्रधान भी है। तो लेखक के पिताजी की उम्र लगभग 55 वर्ष है और गाँव के सारे लोग उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको सारी भाषाओं का लगभग जानकारी है, ठीक है। वो गुमसुम रहते हैं, मतलब हमेशा शांत रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचा करते हैं, मतलब हमेशा सोचते रहते हैं और हमेशा अपने मुंह में तंबाकू कर रखा करते हैं। और गांव के जो भी बच्चे थे वो सब और लेखक के जो भी मतलब घर के लोग थे सब लेखक के पिताजी की इज्जत करते थे, कद्र करते थे। साथ में लेखक भी बहुत ज्यादा अपने पिताजी का इज्जत करते थे, कद्र करते थे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको लिख देनी है। अब प्रश्न नंबर 2 है, त्रिछ क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो बस इतना लिखना है, त्रिछ एक विषैला जानवर है, चाहे एक विषखापर है। त्रिछ एक विषैला जंतु है, ये क्या है, या विषखापर है। क्या लिखेंगे? त्रिछ एक विषैला जंतु है या विषखापर है, जिसके काटने के बाद मनुष्य 24 घंटे के बाद मर ही जाता है। मतलब सांप से भी 100 गुना ज्यादा ये विषैला होता है। कौन? त्रिछ होता है। तो त्रिछ एक विषैला क्या जानवर है जिसके काटने के बाद मनुष्य मर जाता है। यह जो है ना, यह किसका प्रतीक है? तो इस कहानी में यह शहर के लोगों का, मतलब शहर के लोगों के कृतियों का प्रतीक है कि शहर के लोग कैसन व्यवहार करते हैं। आज जो शहर के लोग हैं वो त्रिछ के समान ही मतलब बन चुके हैं। जिस तरह से त्रिछ के काटने के बाद मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार मनुष्य के डसने के बाद, मनुष्य के मारने के बाद मनुष्य खुद जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो त्रिछ क्या है? एक विषखापर है, मतलब एक विषैला जंतु है। और साथ में यह किसका प्रतीक? जिसके त्रिछ के काटने के बाद, मतलब लिखना आंसर इतना है कि त्रिछ एक विषैला जंतु है चाहे विषखापर है, जिसके काटने के बाद मनुष्य 24 घंटे के बाद मर जाता है। इस कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो यह शहर के लोगों का एक प्रतीक बन गया कि शहर के लोग कैसे किसी अनजान लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ठीक है। इतना लिखना है। अब देखो 3 नंबर, इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा लंबा लेकिन आंसर छोटा छोटा होगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन, इसी कारण से बोला किताब खोलकर बैठिए। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, अगर त्रिछ को देखो तो उससे कभी आंखें ना मिलाओ। आंखें मिलते ही वो आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिछ पीछे पीछे आता है। और क्या हुआ, क्या यह त्रिछ केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो उससे आंखें क्यों नहीं मिलानी चाहिए? लेखक कहते हैं, आपको क्वेश्चन आपका कि हमें जब भी त्रिछ देखो तो उनसे आंखें नहीं मिलाओ, क्योंकि आंखें मिला लोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे लग जाएगा, जहां जाओगे वहीं पर जाओगे। पूरी दुनिया में भी कहीं भी छुप जाओगे तो तुमको छोड़ने वाला नहीं है जब तक वो मारेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि क्या यहाँ पर जो त्रिछ है क्या वो एक सिर्फ जानवर है? यदि जानवर भर है तो उससे आंखें क्यों नहीं मिलानी चाहिए? यदि नहीं जानवर नहीं है तो उससे आंखें क्यों नहीं मिलानी चाहिए, आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिछ के काटने के बाद मनुष्य क्या 24 घंटे के बाद मर सकता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें लिखना है कि लेखक इसमें कहते हैं, लेखक कौन? तो उदय प्रकाश जी इसमें कहते हैं कि जो त्रिछ होता है उस समय कभी आंखें नहीं मिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आंखें जब हम लोग उससे मिलाएंगे तो उसके आंखों में हम लोग का चेहरा, हम लोग का फोटो छप जाता है। यदि हम लोग उसको मार कर चले जाएंगे तो उसका जो दूसरा साथी आएगा वो उसकी आंखों को देखेगा तो उसमें तुम्हारा फोटो दिखाई देगा। इसी कारण से हमें कभी भी त्रिछ से आंखें नहीं मिलानी चाहिए। आंखें मिलाने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसका फोटो छप जाता है। मतलब त्रिछ की आंखों में हम लोग का फोटो छप जाता है। अब फोटो छप जाएगा तो आप पूरी दुनिया का कोना में भी कहीं भी लुका जाएंगे तो आप जिंदा बचने वाला नहीं है, वो त्रिछ आपको ढूंढकर मार ही देगा। तो यहाँ पर यह है कि उससे आंखें क्यों नहीं मिलानी चाहिए। तो लिखना है कि त्रिछ सिर्फ यहाँ पर जानवर भर नहीं है, बल्कि ये त्रिछ जो है ना समाज के कुर्तियों को भी दर्शाता है, शहर के लोगों को भी दर्शाता है, जो एक अनजान लोगों के साथ बहुत ज्यादा निहत्थे वार करते हैं, अनजान लोगों को बहुत ज्यादा मारते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें लिखना है, कितनी बातें लिखना है, इतना आपको लिखने का काम करना है कि
कि हमें त्रिश से कभी आंखें नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि त्रिश के आंखों में हम लोग का फोटो छप जाता है। फोटो छप जाने के बाद हम लोग दुनिया का किसी भी कोना में लुका जाएंगे तो त्रिश हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। और यहाँ पर जो त्रिश है एक जानवर ही नहीं है, बल्कि यह शहर के लोगों के प्रभाव को भी, शहर के लोगों के मतलब शहर के लोगों के व्यवहार को भी दर्शाता है कि शहर के लोग कैसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं और कैसे उसको निहत्ते मारते हैं, और इतना मारते हैं कि वो इंसान इसमें मतलब वो इंसान लगले मर ही जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ शहर के लोग जो है ना एक त्रिश के समान है। आगे देखिए 4 नंबर है, त्रिश लेखक के सपने में आता था और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशा है? देखिए, लेखक के सपने में हमेशा त्रिश आया करता था। तो कहने का मतलब है कि जो त्रिश था वो लेखक को इतना परिचित आंखों से देखता था, एकदम निहारता था पूरा का पूरा। मतलब तो लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था, जैसे लगता था कि मैं त्रिश से क्या हूँ, परिचित हूँ। लेखक को लगता था, जिसके कारण से वो त्रिश के पास चले जाते थे। कहने का मतलब है, मान लिया आपको कोनो परिचित आंखों से मतलब एकदम पूरी निगाह से, गहरी निगाह से देखना स्टार्ट कर दिया। मान लो कौन लड़की एकदम पूरा गहरी निगाह से आपको देखना स्टार्ट कर देता है, अब का आप रोक पाएंगे? अब तो आप वहां पर दौड़ के जइबे करेंगे, झाड़ झुके एकदम पूरा फेस वॉश लगा के उसके सामने चले जाएंगे। तो वही है, लेखक कहते हैं यहाँ पर कि लेखक के सपने में हमेशा त्रिश आता है, और वो जो त्रिश है वो लेखक को इतनी गहरी निगाह से, भरी निगाह से देखता है कि खुद लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो त्रिश के पास चले जाते हैं। तो यहाँ पर परिचित आंखों का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर लिखना है कि बस इतना बात आपको लिखना है। परिचित आंखों का देखो मतलब होता है कि जिससे आप परिचित हो, जो आपको जानता है। ठीक है ना। तो इतनी बात लिखना है कि लेखक के सपने में हमेशा त्रिश आता है, और वो त्रिश लेखक को इतनी गहरी निगाह से देखता है कि लेखक खुद अपने आप को रोक नहीं पाता, वो त्रिश के नजदीक जाने के लिए तत्पर हो जाता है। यहाँ पर परिचित आंखों का मतलब है कि जो त्रिश है वो लेखक से परिचित है, जिसके कारण से वो गहरी निगाह से, भरी निगाह से लेखक को देखता है। ठीक है ना। इतनी बातें लिखना है। अब 5वां क्वेश्चन है, व्याख्या करना है। इसी में आपका 4 गो क्वेश्चन है, क ख ग घ। किताब खोल कर बैठिए और देखिए। क नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करना आपको। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे मौकों पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं कि ऐसे तो मैंने धीरे धीरे जान लिया कि मेरी त्रिश से बचने का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? मेरा आवाज है। तो इसकी व्याख्या करना है। पहले ये लिखना है कि ये जो पंक्ति है त्रिश से लिया गया, जिसके लेखक उदय प्रकाश जी है। इसमें लेखक कहते हैं कि जब त्रिश मेरे सपने में आता है तो मैं त्रिश से बचने के लिए दौड़ता हूँ, इधर उधर भागता हूँ, लेकिन जाकर जब गिर जाता हूँ तो त्रिश मुझे जैसे ही काटने वाला रहता है तो मैं चिल्लाने लगता हूँ, मतलब चिल्लाने लगता हूँ, जिससे मेरा सपना टूट जाता है। इससे ये साबित होता है कि त्रिश से बचने का मेरा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा अस्त्र मेरी आवाज़ था, क्योंकि जब मैं चिल्लाने लगता था तो मेरी सपना टूट जाती थी और मैं त्रिश से बच जाता था। इतनी बातें आपको लिखनी है। ख नंबर देखिए, जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटा में पानी पीते थे। ख नंबर ये कि मतलब लेखक कहते हैं कि जैसे ही मेरी फीस की बात आई तो मेरे घर से आखिरी गिलास भी गुम हो गया और सारे घर के लोग लोटा से पानी पीते थे। तो इतनी बात लिखना है कि जो पंक्ति है त्रिश से लिया गया, जिसके लेखक उदय प्रकाश जी है। इसमें लेखक कहते हैं कि हमारी घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि जब फीस की बात आई थी तो घर के लोग गिलास बेचकर क्या किए, हमारा फीस भरने का काम किए और सारे घर के लोग लोटा से पानी पी रहे थे। इतनी बातें सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर देना है। आगे देखिए ग नंबर है कि आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे में उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश क्यों नहीं की थी। यहाँ पर ध्यान देंगे, ग नंबर है कि आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे होने के बावजूद भी मैं अच्छी तरह से उसको जानता था कि यहाँ पर त्रिश रहता है, लेकिन फिर भी मारने की कोशिश क्यों नहीं किया। अब यहाँ पर समझो इस बात को, लिखना ही है कि ये जो पंक्ति है त्रिश से लिया गया, जिसके लेखक उदय प्रकाश जी है। इसमें लेखक कहते हैं कि जो त्रिश मेरे सपने में आता है, आज मैं उस त्रिश को एकदम रियल में देख रहा हूँ। कहने का मतलब है लेखक जब जाते हैं जंगल में त्रिश को मारने के लिए तो देखते हैं कि सब जंगल से मैं परिचित हूँ, सारे जंगल को मैं जानता हूँ। कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं। तो अब लेखक सोच में पड़ जाता है कि जब मैं इस जंगल को जानता हूँ तो मैंने क्यों नहीं कोशिश की यहाँ पर आकर मारने के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो लेखक है वो नहीं जानते थे कि यहीं पर त्रिश होगा, सिर्फ सपना में उस स्थान को देखते थे कि उस स्थान पर मैं जा रहा हूँ और वहां से त्रिश निकल रहा है और वो मुझे मार रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आश्चर्य था। तो कहने का मतलब लिख रहा है कि ये जो पंक्ति है त्रिश से लिया गया, जिसके लेखक उदय प्रकाश जी है। इसमें उदय प्रकाश जी कहते हैं कि जब मैं त्रिश को मारने जंगल में जाता हूँ तो सारा जंगल मुझे परिचित लगता है और मुझे एहसास हो जाता है कि जो सपने में जंगल आता है, त्रिश आता है, वही स्थान ये भी है। तब लेखक सोच में पड़ जाता है कि जब मैं इस जंगल को जानता हूँ, तब लेखक आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि जब मैं इस जंगल से परिचित हूँ तो पहले इसको यहाँ पर त्रिश को आकर मारने की कोशिश क्यों नहीं की। बस इतनी बात लिखना है। अब देखो घ नंबर अंतिम क्वेश्चन 5 का है। ठीक है ना। एक व्याख्या करना था
यहाँ पर है कि मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि इस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता होगा। तो पहले ये लिखना है कि ये जो पंक्ति है तीर्थ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश जी है, ठीक है ना। इसमें लेखक कहते हैं कि जब पिताजी शहर में गए होंगे तो वहाँ के जो लोग लेखक के पिताजी के संग दुर्व्यवहार करते हैं और लेखक के पिताजी को मारते हैं, उस समय लेखक के पिताजी को दर्द नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है लेखक के पिताजी को लगता हो कि क्या एक सपना है और सपना टूटते ही सारा मेरा कष्ट दुख दर्द क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, क्योंकि लोग मुझे सपना में मार रहे हैं, रियल में थोड़े मार रहे हैं। ऐसा कौन सोचते हैं? लेखक के पिताजी सोचते हैं। तो इतनी बात लिखना कि जो पंक्ति है तीर्थ से लिया गया, जिसके लेखक उदय प्रकाश जी है, इसमें लेखक कहते हैं कि जब मेरे पिताजी को मारा जा रहा होगा उस समय उन्हें कोई दर्द नहीं होता होगा। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी को लगता होगा कि ये सब जो घटनाएं मेरे संग घट रही है ये सब सपना में घट रही है। सपना टूटने के बाद मेरी सारे दुख दर्द और जो भी मुझे मारने वाले लोग हैं सब क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इतनी बात आपको एक्सप्लेन करनी है। अब देखो ये 5 का एक्सप्लेन हो गया, व्याख्या हो गया। अब 6 नंबर प्रश्न है, तीर्थ को जलाए गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है क्यों? तीर्थ को जब जलाने लेखक जाता है तो उसको पूरा जंगल परिचित लगता है क्यों? तो ध्यान है, जब तीर्थ को जलाने के लिए लेखक थानू के संग जाता है, थानू दोस्त रहता है, तो तीर्थ को जलाने के लिए लेखक जब थानू के संग जाता है तो जंगल में जैसे ही लेखक प्रवेश करते हैं लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है। लेखक सोचते हैं कि जब जंगल में देखा हूँ, ये जंगल मैं देखा हूँ और ये जंगल से मैं परिचित हूँ। परिचित इसलिए थे क्योंकि वही जंगल लेखक के सपने में आता था, वही तीर्थ लेखक के सपने में आता था जहाँ पर तीर्थ रहता था। मतलब लेखक जब जंगल में जाते हैं तीर्थ को जलाने के लिए, मारने के लिए, तब उनको पूरा जंगल परिचित लगता है। क्यों? क्योंकि वो जंगल उनके सपने में आया करता था। इतनी बात आपको लिख देनी है। अब 7 नंबर है, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय है उससे भी है। यहाँ जो भय है वो क्या है, मतलब भय को बताना है। तो कहने का मतलब जो चैप्टर पढ़े इसका संबंध पिताजी से भी है, शहर से भी है, मेरे सपने से भी है और साथ में शहर के प्रति जो भय होता है उससे भी है। तो यहाँ पर भय क्या है? तो यहाँ पर इतनी बातें लिखना है कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर का संबंध, इस घटना का संबंध पिताजी से भी है, लेखक के सपने में हमेशा तीर्थ आया करता है उनके सपने से भी है। और जब लेखक के पिताजी शहर जाते हैं तो वहाँ शहर के लोग लेखक के पिताजी के संग बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं और इतना ज़्यादा मारते हैं लोग कि उनके पिताजी वहीं का वहीं 6 बज के मतलब 6:15 में लगभग क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, लेखक के पिताजी। तो यहाँ भय का मतलब यही है कि अनजान लोग शहर जाने का मतलब, जाने के बाद क्या होता है कि डरते हैं, वो डरते हैं कि यहाँ के लोग कैसा बिहेव करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है कि इस घटना का संबंध किससे है? पिताजी से है, मेरे सपने से, शहर से भी है, शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। तो यहाँ भय क्या है तो लिख देना है, यहाँ भय क्या है तो बताना, भय का डिफिनेशन देना है। ठीक है ना, डर क्या है तो बस इतनी बात लिखना है कि जब कोई अनजान एरिया में जाता है तो उसके अंदर एक डर होता है और वही डर उसको मार डालती है। लेखक के पिता भी शहर में गए तो डर रहे थे, किसी से पूछ नहीं सकते थे और वो रास्ते भी हमेशा भूल जाते थे, उनकी यही खासियत थी। ठीक है ना, तो लिखना है कि इस घटना का संबंध उनके पिताजी से भी है, उनके सपने से भी है, शहर से भी, और शहर के प्रति जो भय होता है उससे भी होता है। तो यहाँ भय का मतलब ये है कि जब कोई लड़का या लड़की या जब कोई आदमी किसी अनजान एरिया में जाता है तो उसके अंदर भय पैदा होती है कि मैं कहीं शहर नहीं भूल जाऊँ, मैं कहीं रोड नहीं भूल जाऊँ, मैं किसी से क्या पूछूं, मतलब तरह तरह का भय होता है। इसी भय की वो चर्चा की है। ठीक है ना, इतनी बातें लिखना है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर है, कहानी में वर्णित शहर के क्षेत्र से आप कितना सहमत है। तो ध्यान देना है कि कहानी में जो वर्णित है, मतलब कहानी में जो शहर की चर्चा की गई है उससे आप कितना सहमत है ये आपको बताना है। तो इतना लिखना है कि जो कहानी में जो शहर दर्शाया गया उस शहर से हम लोग ज्यादातर मतलब सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शहर के लोग हैं वो अनजान लोगों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। लेखक के पिताजी जब शहर में जाते हैं तो उन्हें पागल, बैसी, गुंडा, मतलब आवारा कहकर बहुत ज्यादा मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि थाने के लोग भी उनको मतलब पहचान नहीं पाते, पागल कह के मारू के भगा देता है सब। तो यहाँ पर जो शहर है उसका क्या करना, आपको अपने शब्दों में लिखना। आप उस जो कहानी में शहर के बारे में लिखी गई है उस शहर से आप कितना सहमत है, कितना मतलब सहमत है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बस इतना लिखेंगे। इस कहानी में जिस शहर का वर्णन किया गया है उस शहर से हम लोग पूरी तरह से चर्चा मतलब सहमत नहीं है। इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि वहाँ के लोग अनजान लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 9 नंबर है, लेखक के पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी था कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप क्या सोचते हैं, उन्हें लिखिए। कहने का मतलब जो लेखक के पिताजी थे उन्हें गांव की गलियां, मतलब गलियां, चप्पा पगडंडियां, मतलब टोटल चीजें याद रहता था, लेकिन शहर को सड़क तक भी भूल जाते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखना ही है
कि जो लेखक के पिताजी थे वो गांव के गलियों पूरा पगडंडियों चप्पा चप्पा याद रखते थे, लेकिन शहर की उस सड़कों तक को भूल जाते थे। इसका एक ही कारण है क्योंकि वो गांव के वातावरण से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। और इंसान जिस चीज़ से प्रेम करता है उसको कभी भूलता नहीं है, बल्कि उसके बारे में चप्पा चप्पा बारे में चप्पा चप्पा से जानता है, उसकी हर गली गली को जानता है। तो गाँव से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसी कारण से वो गलियों गलियों तक को जानते थे। लेकिन शहर से वो प्रेम नहीं करते थे, शहर को उतना सीरियस लेकर नहीं चलते थे, जिसके कारण से वो शहर की सड़कों को भूल जाते थे। तो इतनी बातें लिखना है कि मतलब ये क्वेश्चन था कि इसके पीछे क्या कारण है कि वो गांव के गली गली को याद रखते हैं, शहर को भूल जाते हैं। तो इसके पीछे कारण है प्रेम। वो गांव से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, गांव से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, जिसके कारण से गांव के सारे गली गलियों को जानते थे, लेकिन शहर के गलियों को नहीं जानते थे, क्योंकि वो शहर से लगाव ज्यादा रखना नहीं चाहते थे। ठीक है ना, इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखो 10 नंबर है, स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, नेपाल चौकीदार थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, थाना के SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह के चरित्र का परिचय देना है। मतलब इस कहानी में इन लोगों की भूमिका अदा करी गई है। तो ध्यान देंगे, स्टेट बैंक के जो कैरियर है उनका नाम अग्निहोत्री है। अब इनकी चर्चा क्या करनी है, ये यहाँ पर ये गए होंगे, मतलब क्योंकि ये स्टेट बैंक के जो कैरियर अग्निहोत्री था इन्हीं के गांव का अगल बगल का था। जब ये जाते हैं तो वहाँ पर जो अग्निहोत्री था, ये समझो कि लेखक को देखने के बाद क्या होता है, डर जाता है, चिल्लाने लगता है। ऐसा लगता है कि अग्निहोत्री क्या है, डरपोक है। लेखक के पिताजी को देखने के बाद ही डर जाता है, पूरा का पूरा क्या करता है, डर जाता है, चिल्लाने लगता है। तब वो क्या करता है, अपने चौकीदार को बुलाता है। चौकीदार का नाम क्या है, यहाँ पर नेपाली चौकीदार थापा है। वो अपने चौकीदार को थापा को बुलाता है और कहता है कि इनको क्या करो, मार को भगाओ। इस सलाह इतना छोटा कमीना रहता है नेपाली चौकीदार कि क्या करता है, उनका पैसा उसा जितना जेबों में रहता है सब छीन लेता है। लॉकडाउन में ऐसा ही होता है, पकड़ा अकेले में पकड़ा जाएगा तो मारोगे, क्या करेगा, पैसा उसा सब छीन लेता है सब। तो वही है कि अग्निहोत्री क्या एक डरपोक आदमी है, जो लेखक के पिताजी को देखते ही चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है और बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगता है। तब वो अपने चौकीदार नेपाली थापा को बुलाता है। वो थापा आता है तो लेखक के पिताजी को मारता भी है और उनके पास जो भी कागजात थे, पैसा उसा थे, वो सब छीन लेता है। ठीक है, तो समझ में आ गई अग्निहोत्री की क्या भूमिका, चौकीदार थापा की भूमिका आप समझिए। अब देखिए असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता जो था ना, ये बहुत अच्छा आदमी था। मतलब एक प्रशासनिक आदमी था, ये बहुत अच्छा प्रशासनिक आदमी था। ये क्या होता है कि जब इसके पास लेखक आते हैं तो ये अपने आदमी से कहता है कि उनका चेक उक करके देखो, कुछ एड्रेस उद्देश्य है, यदि एड्रेस उद्देश्य है तो क्या करो, उनको घर पहुंचा दो। तो क्या है ना कि जब उनके जो आदमी रहते हैं, इनके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, ये मैनेजर मेहता का जो आदमी रहता है वो लेखक के पिताजी का चेक को नहीं करता, सब एक मतलब बैठा देता, उसको करता है सब कुछ नहीं मिला है। लेकिन लेखक कहते हैं कि बहुत अच्छे आदमी, ठीक है ऐसा करनी चाहिए, लेकिन ये खुद अपने से चेक करते ना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता कि ये कौन आदमी और कहाँ से आया है। लेकिन यही गलती इस आदमी ने कर दिया कि चेक नहीं किया। ठीक है, तो इस असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता के बारे में आप समझ गए कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता जौन था वो एक ईमानदार प्रशासनिक आदमी था। वो मतलब लेखक के जब पिताजी गए तो वो अपने आदमी से बोला कि जाकर उसको चेक करो और कोई चीजें मिल जाता है कि घर कहाँ है, कैसा आदमी है, तो उसको वहां पर छोड़ देना। तो वो आदमी चेक नहीं करता, सब एक बोलता है सब कि इसके पास कुछ नहीं है, कौन पागल वाले छोड़ देता है। तो लेखक कहते हैं इसको ऐसा करनी चाहिए, लेकिन ये जो मैनेजर मेहता है इसको अपने से चेक करनी चाहिए लेखक के पिताजी को, तो कहीं ना कोई सुराग मिल ही जाता है। अब जो अंतिम आदमी है थाना के जो SHO राघवेंद्र प्रताप सिंह है, अब लेखक इसके बारे में कहते हैं कि ये एक लापरवाह इंस्पेक्टर है। ये थाना क्या है, ये लापरवाह प्रशासनिक व्यवस्था है। मतलब ये जो राघवेंद्र सिंह है, राघवेंद्र प्रताप सिंह जो है, बोले कि थाना का एक क्या है, ये लापरवाह प्रभारी है। कौन कहते हैं, लेखक कहते हैं, क्योंकि जब लेखक के पिताजी वहां पर जाते हैं तब वो थाना का जो प्रभारी था राघवेंद्र प्रताप सिंह, ये क्या करता है, लेखक को पागल करके धक्का मार के वहां से भगा देता है। क्या थाने वाले को ऐसे करनी चाहिए, नहीं ना करनी चाहिए। तो इतनी बात है, आपको क्या करना, मतलब इन सबकी कैरियर को, इन सबके मतलब चरित्र आपको लिखना है। समझ में, अग्निहोत्री क्या था, तो लेखक के पिताजी को देखते ही चिल्लाने लगता है, तब थापा को बुलाता है, थापा आता है, थापा कौन चौकीदार था, वो आता है तो उनके पिताजी से क्या करता है, सारे जो गुप्त सामान था वो सबको पैसा उसा छीन लेता है। फिर लेखक का पिताजी यहाँ पर मैनेजर मेहता के पास जाता है तो ये अपने आदमी से चेक करने के लिए बोलता है, वो सब बढ़िया से चेक नहीं करता है और उनको पागल करके भगा देता है सब। जब उनके पिताजी राघवेंद्र प्रताप सिंह मतलब जो थाना के प्रभारी थे उनके पास जाते हैं तो वो इनको पागल करके लेखक के पिताजी को भगा देते हैं। तो जो इसमें लोग हैं उनकी भूमिका आपको दिखानी थी, तो मैंने इनके बारे में आपको बता दिया। तो इस तरह से अभी तक आपका 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते इसका 3 क्वेश्चन और है, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के पिताजी
लेखक के पिताजी अपना परिचय हमेशा राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में देते थे। ऐसा क्यों? स्कूल और गांव के बिना वे अपना परिचय क्यों नहीं देते थे? ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के जो पिताजी थे वो अपना हमेशा परिचय किस रूप में देते थे? तो राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में देते थे। ऐसा क्यों करते थे? वो गाँव और स्कूल के नाम के बिना अपना परिचय क्यों नहीं देते थे? आपको ये बताना है। तो लिखना ये है कि जब भी लेखक के पिताजी से उनका परिचय पूछा जाता था तो वो हमेशा यही बात कहते थे कि राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ बकेली, ठीक है ना, ऐसा वो अपना परिचय देते थे। तो ऐसा क्यों देते थे? स्कूल और गांव के सिवा वो क्यों नहीं परिचय देते थे? तो इसके पीछे रीजन 2-3 हो सकता है। पहला रीजन ये हो सकता है कि इन्हें गाँव की मिट्टी बहुत ज्यादा प्रेम है, इसी कारण से गाँव का नाम ऊंच करने के लिए ऐसा बोलते होंगे। नहीं तो शहर में जाकर ये अपने आप को, मतलब अपने शहर में जाकर अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसी बातें वो बोलते होंगे, ठीक है ना। तो 2 कारण हो सकता है। तो बस इतना लिखना है कि लेखक के पिताजी अपना परिचय राम स्वारथ प्रसाद, एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में ऐसा परिचय इसलिए देते होंगे या तो उन्हें गांव की मिट्टी से बहुत ज्यादा प्रेम है तो अपने गांव के प्रेम को दर्शाने के लिए ऐसा बोलते होंगे, नहीं तो शहर में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसी बातें बोलते होंगे। लेकिन आपको करेक्ट इसका आंसर नहीं लिखा जा सकता, बस अनुमान लगाया जा सकता है कि वो ऐसा क्यों बोलते थे, ठीक है ना। इतनी बातें लिखना है। बाद में क्वेश्चन देखिए, हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि त्रिश के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या होता है कि थानू शुरू में ही लेखक को बता दिया था कि जब त्रिश काटता है तो ठीक 24 घंटे के बाद मनुष्य मर जाता है। यहाँ पर पिताजी को भी त्रिश काटा था और ठीक 24 घंटे के बाद जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तब वहां पर थानू कहता है कि ये तो अब फिक्स हो गया, ये तो अब तय हो गया कि त्रिश जो काटता है उसको 24 घंटे के बाद उस मनुष्य को मरना ही होता है। इस बात की पुष्टि करते हुए वो क्या करता है? ये अपनी बातें दोहराता है। कौन दोहराता है? थानू। वही बात है। हालांकि देखो, समझो क्वेश्चन को, देखो जब भी क्वेश्चन का जवाब देना तो समझो क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन है, हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि त्रिश के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे के बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट करना है। तो इतना लिखना है कि थानू पहले भी लेखक से बता दिया था कि जिसको त्रिश काटता है 24 घंटे के बाद वो मनुष्य मर ही जाता है। 24 घंटे के बाद उसको मर ही जाना एकदम फिक्स है, एकदम डिटो कि 24 घंटे के बाद वो मर जाएगा। तब क्या होता है, लेखक के पिताजी को त्रिश काट लिया रहता है तो ठीक 24 घंटे के बाद ठीक उसी टाइम पर उनके पिताजी मर जाते हैं। तब थानू लेखक से कहते हैं कि ये तो अब तय हो गया, तो फिक्स हो गया कि जिसको त्रिश काटेगा वो 24 घंटे के बाद फिक्स है कि मर जाएगा। इस बात को वो दोहराता है। कौन? थानू। ठीक है ना। इतनी बात आपको लिखना है। यहाँ पर से अभिप्राय इसका स्पष्ट करना था। अब देखो अंतिम क्वेश्चन 13 नंबर, लेखक को अब त्रिश का सपना क्यों नहीं आता? मतलब लेखक को त्रिश का सपना नहीं आता क्यों? देखो, लेखक को त्रिश का सपना नहीं आने के पीछे रीजन ही है कि लेखक त्रिश को क्या किए, जाकर जला दिए, मार दिए। अब त्रिश रॉबे नहीं करेगा तो सपना में कैसे आएगा? तो बात सीधी से लिखना है कि लेखक के सपना में अब त्रिश नहीं आता है क्योंकि लेखक खुद त्रिश को जला दिए, मार दिए, तो अब त्रिश सपना में नहीं आता। बस इतनी बात आपको लिख देनी है। तो इस तरह से 1 से लेकर 13 तक का प्रश्न आपका इस वीडियो में क्लियर हो गया। ठीक है ना। सारी बातें जो है ना आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।